हे गाइस, सो आप लोग इस वीडियो में जो देखने वाले हो वो बेसिकली एक करंट अफेयर्स का लेक्चर है जिसमें मैंने आप लोगों को एमएसएमई इकोसिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ाया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो एक तो आपका एमएसएमई का टॉपिक जीएस पेपर 3 मेंस के लिए 100% तैयार हो जाएगा। उसी के साथ में सर आपको एक बात समझ आएगी कि कैसे हमको मेंस के लिए वेल रिसर्च्ड नोट्स बनाने आने चाहिए और उसी के साथ हमको कैसे वन पेजर नोट्स भी बनाने आने चाहिए जो कि अल्टीमेटली हमको मेंस एग्जाम के टाइम पर रिवीजन में काम आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट आवर करंट अफेयर्स प्रोग्राम या फिर आप लोगों को इस वीडियो में दिए गए नोट्स के बारे में जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। एंजॉय द वीडियो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। जी चलिए बहुत बढ़िया, फिर शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक जो है हमारा सर वो है एमएसएमई इकोसिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप नाम से ही देख के समझ सकते हैं कि सर टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस या नो? हर साल यूपीएससी कभी प्रीलिम्स में कभी मेंस में। वॉइस लो है क्या? वॉइस लो है? ये तो सही चल रहा है एकदम। नहीं भाई, ठीक है ठीक है, आप अपना देखिए थोड़ा। ठीक है, हाँ जी। चलिए, टॉपिक है हमारा एमएसएमई इकोसिस्टम। हम लोग पहले मेरे को ये बताओ, हम लोग एमएसएमई इकोसिस्टम को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स देखे हैं, इफ यू हैव अटेंडेड द प्रीवियस लेक्चर्स, if I tell you that MSMEs play a very critical role in the overall structural reforms of the country, तो आई एम श्योर आपको ये बात अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यस या नो? आपको मालूम है दैट वी वांट कि एग्रीकल्चर में जो हमारे इतने सारे लोग, जो इतनी एम्प्लॉयमेंट हमारी एग्रीकल्चर में फंसी हुई है, जहां पर उनको एक अच्छा वेज नहीं मिल रहा है, वो लोग एग्रीकल्चर से निकले ताकि एग्रीकल्चर का जो पाई है वो लोग कम शेयर करें। एग्रीकल्चर में आपको डेवलपमेंट देखने को मिले, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वहां पर ना हो। जो लोग वहां से निकलेंगे उनको हम क्या दें? स्किल दें, और साथ ही में उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज रेडी हो। अब जॉब के लिए गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है, आपकी एमएनसीज भी काम कर रही हैं, आपका एफडीआई भी आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम MSME, they play the most critical role in generating quality employment in the Indian economy. ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? एक तो MSME एंटरप्राइज जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? तो सर अब अगर मैं आपको बोलूं आप लोगों को whenever you are writing the introduction, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना एमएसएमई का, तो आप एक बात पर हमेशा ध्यान रखेंगे और वो याद हो जानी चाहिए अभी क्लास में। सर वो क्या बात है? वो है सर आपका 3 E's। यही आपको इंट्रो में एमएसएमई पे सर आप लोग लाइफ में जब एक बार मेंस देंगे, एमएसएमई पर एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। उस एक क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3 बातें लिखनी है, दैट इज दैट MSMEs आर द इंजन्स ऑफ 3 E's। अब ये भी हम लिख देते हैं, इंजन ऑफ, दे आर द इंजन ऑफ, इंजन भी देखो टेक्निकली ई से स्टार्ट होता है, दे आर इंजन ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है सर, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 3 चीजें हैं सर जो आपको याद रखनी है। दे आर द इंजन ऑफ, हाँ जी, एंटरप्राइज, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप एमएसएमई पे फोकस करोगे तो वो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी एंड अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी। अगर मन करे किसी को लिखना हो तो एक आप 4th E भी लिख सकते हैं, इट विल आल्सो फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स। बट 3 अच्छा लगेगा तो मैं आपको यही बोलूंगा, मन करे तो आप ये 4E फ्रेमवर्क अपना 4E's, इसको आप आराम से लिख के आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द इंट्रोडक्शन, ठीक है? ये एक सिंपल हमने लाइन याद कर ली जो हमें हमेशा एमएसएमई के आंसर में याद रखनी है, ठीक है? अब सबसे पहले जो सबसे बेसिक बात है सर कि एमएसएमई, ये इसमें एमएसएम है क्या, उसकी क्लासिफिकेशन को हमको याद रखना है, क्योंकि कई बार हमको वो मेंस में लिखने को भी आ सकती है।
तो आपको मालूम होगा अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, तो कैसे पता चलेगा कि यार ये जो बिजनेस है ये माइक्रो है, मीडियम है, स्मॉल एंटरप्राइज है, बिग एंटरप्राइज है, हाउ विल आई नो दैट? तो उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस या नो? कौन बताएगा कि सर वो क्राइटेरिया कहां लिखा है? क्या वो कोई गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है? क्या कोई स्टैट्यूटरी क्राइटेरिया है? क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया है? क्या क्राइटेरिया है सर? कहां पर लिखा है कि आपकी क्लासिफिकेशन एज पर भाई जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो कहां? सत्तू? अरे पिंकी सत्तू क्यों लिख दिया? अच्छा स्टैट्यूटरी लिख रही रहे आपने, मैंने कहा मिक्सी में डालो चना। हम्म। कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है सर, वो है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को याद करके चलेंगे, बहुत सिंपल है। लिखा कहां पर है सर? एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 यहां लिखा है, ठीक है। तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है सर। इस एक्ट के अंदर एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जहां पर आपको ये लिख के दिया है। अरे मेरे भाई घूम जा चल, कोई बात नहीं, नहीं घूम रहा, कुछ ना कुछ वो पिक कर रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम याद करने की कोशिश करें तो पहले मैं आपको दिखाई देता हूं सर, ये है आपका क्राइटेरिया। इसको अगर आप पहले देखेंगे, ये टेबल वैसे यहां बनी हुई है, अभी मैं दोबारा बना देता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट, अगर एक कंपनी में स्टार्ट करता हूं और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 2.5 करोड़ रुपए की और मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, ठीक है, सो आई विल फॉल अंडर द माइक्रो एंटरप्राइज। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ है या उससे कम है और मेरा टर्नओवर 100 करोड़ या उससे कम है, तो आई विल फॉल अंडर द स्मॉल एंटरप्राइज। अगर मैं 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मेरा टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का मतलब समझते हो? टर्नओवर का मतलब है कि अगर मैंने 500 बच्चों से फीस ली और मेरी 100 रुपए फीस है, तो सर 50,000 रुपए मेरा क्या हो गया? टर्नओवर, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 500 बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने लैपटॉप लिया है, लाइट ली है, सारी चीजें करी हैं, मैंने पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट करा है अपने बिजनेस के अंदर, वो हो गई सर मेरी इन्वेस्टमेंट, कि मैंने लैपटॉप लिया है, लाइट लिया है, एक ऑफिस लिया है, वॉट एवर, ठीक है। दैट कम्स अंडर द इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव मेड फॉर द कंपनी। तो वो होती है इन्वेस्टमेंट और ये होता है टर्नओवर, कि जितनी आपकी टोटल सेल हुई, टोटल सेल, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम फटाफट लिख लें तो एक टेबल से हम बना सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर। सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं 2.5, अरे भाई मेरे, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर 2.5, 25। देखो अगर देखोगे तो मल्टीपल में ही है, 2.5, 25, 125 और 10, 100 और 500। अब एक चीज जो आपको और याद रखनी है, जो आप यहीं पे नोट कर सकते हो कि सर माइक्रो एंटरप्राइज जो है ना, 99% जो टोटल एमएसएमईज हैं, 99% तो सर आपकी माइक्रो है, ठीक है। 1%, अब ये भी अगर आप बहुत ही प्रिसाइज जाओ, वैसे तो प्रिसाइज ही जाना चाहिए, तो ये है सर आपकी 98.9%, ठीक है। 1%, 1% आपकी स्मॉल है और 0.1% सर आपकी मीडियम है। तो 98.9% माइक्रो है, 1% स्मॉल है और 0.1% आपकी टोटल एमएसएमईज में से मीडियम एंटरप्राइज है। मेरे को बताओ, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी? ये तो प्रीलिम्स वाली बातें हैं जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो, यस या नो? हाँ जी। हम क्या ये याद रख सकते हैं कि 4 ईज हैं और हमने ये टर्नओवर लिमिट और कौन सी एंटरप्राइज कितनी है वो याद कर दिया, ठीक है। एक बात आप और याद कर सकते हो कि भाई जो हमारा पोर्टल है, उद्यम पोर्टल है, अभी मैं लिखवाऊंगा, टोटल अगर देखा जाए तो सर 8.7 करोड़ एमएसएमईज हैं जो रजिस्टर हो गई हैं, 8.7 करोड़, ठीक है। तो ये नंबर भी अगर आपको याद रखना है कि अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़, मोर देन 8 करोड़, तो आप याद रख सकते हो कि जो टोटल है दे आर 8.7 करोड़, जिसमें से 98.9% तो आपकी
माइक्रो है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो, दैट भाई साहब क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। अब सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपके पास अच्छा डेटा भी होना चाहिए मेंस में आंसर लिखने के लिए, वो है सर दैट इसका सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग अ एमएसएमई सेक्टर। पहले आप लोग मुझे चैट में बताएंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है। क्या आप सोच सकते हो कि सर चार तो मैंने ऊपर ही लिखवा दिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत बढ़िया है ना। तो इसको अगर हम बहुत अच्छे से लिखें और एक एक पॉइंट को तरीके से याद करें तो वो कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले सर MSMEs they contribute into economic growth। हाँ जी, क्या ये पॉइंट कोई कंफ्यूजन का है। MSMEs होंगे सर तो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होगा, जब आउटपुट प्रोड्यूस होगा तो आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहला काम जो MSMEs करते हैं, दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिजल्ट इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये बात बोलना तो इनफ नहीं है, क्या पता यूपीएससी आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ MSME को सब्सटेंशिएट करने के लिए बोल दे। अब सब्सटेंशिएट करना है तो हमको एक ही नंबर याद रखना है सर, और वो नंबर ये है कि इंडिया का 31.1% ऑफ जीडीपी कहां से आता है, एमएसएमई से आता है। 31.1% आपका जीडीपी कहां से आ रहा है, आपका एमएसएमई से आ रहा है। तो पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है दैट इकोनॉमिक ग्रोथ 31.1% जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम आपका एमएसएमई, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ऑब्वियस सी बात है, एमएसएमईज होंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपके पास एक नंबर होना चाहिए दैट अप्रोक्सीमेटली, आप अप्रोक्स लिख सकते हो, अप्रोक्स 40 करोड़ पीपल आर एम्प्लॉयड इन द एमएसएमई सेक्टर। 40 करोड़ पीपल, ये सारा आपका गवर्नमेंट डेटा है, तो आप इसको एग्जाम में कोट करके बिल्कुल आ सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, देन कम्स योर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स ड्राइव करता है। अब इसमें जो डेटा है 48.6% आपके टोटल एक्सपोर्ट्स एमएसएमई से आते हैं, 48.6%। तो ये आपको लिखना है कि सर एमएसएमई जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो ये कंपनीज बनाती हैं, इसको बाहर की मार्केट्स में बेचा जाता है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है एमएसएमई, लेबर इंटेंसिव है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करती है, 31.1% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है सर। अच्छा, अब एक बात सोचो, अगर एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहां पर होती हैं। हाँ जी, कहां पे होती हैं बताओ, टोटल एक्सपोर्ट्स अमीश। रूरल होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर आप एक पॉइंट ऐड करो, प्रिवेंट्स माइग्रेशन। एक बात बताओ, जब रूरल सेक्टर में एक गांव के एरिया में एक एमएसएमई एंटरप्राइज होगी, एक छोटा बिजनेस होगा, तो वहां का जो यूथ है उनको जॉब के लिए सिटीज में माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, आपकी सिटीज पे प्रेशर नहीं आएगा, रिसोर्सेज पे प्रेशर नहीं आएगा। तो सर अगर आप लोग एमएसएमई पे फोकस करते हो, सो इनडायरेक्टली यू आर ऑल्सो प्रिवेंटिंग जो आपका माइग्रेशन होता है विच क्रिएट्स बर्डन ऑन सिटीज एंड पुट्स प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज। अब इसका एक डेटा आप क्या लिख सकते हो कि मोर देन 50% of MSMEs are actually rural, in the rural areas, more than 50। तो जो मेजॉरिटी MSMEs हैं वो आपकी कहां पर है, रूरल सेक्टर में है, रूरल एरियाज में है, ठीक है। इसके बाद सर एक पॉइंट आप और ऐड करो, दैट इज इट एम्पावर्स वुमेन। एम्पावर्स वुमेन, क्योंकि MSME में वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। इसका अगर आपको डेटा यूज करना है तो 20.5% जो MSMEs हैं they are women owned, women owned। तो आप देखो, अब आपको भाई कहीं पर भी नहीं जाना, 5 पॉइंट आपको यही लिख के आने हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपको कभी ना कभी एग्जाम में एमएसएमई पे लिख के आना पड़ेगा। 3 इज माइग्रेशन और वुमेन, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, माइग्रेशन, वुमेन।
और पांचों का लिए आपके पास डेटा है, आप उस डेटा को कोड करके आओ एंड दैट इज इट, दैट इज योर सिग्निफिकेंस। भाई देखो दीप्ति, जो टॉपिक्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं वहां तो हमको डेटा जितना ज्यादा हो सकता है हमको उतना ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे त्रिशा बोल रही है इंडिजिनाइजेशन, ठीक है, उस पर फोकस करती हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उनको प्रमोट करती हैं, आपकी रूरल इनकम्स को इंप्रूव करती हैं, रूरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। और अगर आपको थोड़ा सा एक लेवल और आगे सोचना है तो आप ये सोचो, कभी आप कभी ना हो सकता है, चलो ये बात ऐड ही करो अब सोच के देखना, क्या आपका ब्रेन इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग करंट अफेयर्स में कर रहा है कि नहीं कर रहा? कि भाई अगर सोच के देखना, एमएसएमई है, क्या वो रूरल प्रोस्पेरिटी लाएंगी कि नहीं लाएंगी? यस या नो? विल एमएसएमईज रिजल्ट इनटू रूरल प्रोस्पेरिटी? अगर रूरल सेक्टर में, रूरल एरियाज में प्रोस्पेरिटी होगी तो क्या लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर विमेन इंपावर होंगी, रूरल विमेन इंपावर होंगी, अगर वहां के लोगों को पैसे मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो क्या वो गवर्नेंस में और पार्टिसिपेट करेंगे? क्या वो उनको फर्क पड़ेगा कि हाँ यार एक काम करते हैं, लाइफ सही है, दिमाग पे टेंशन नहीं है, तो देखते हैं प्रधान कौन है, वो क्या कर रहा है? तो क्या इससे अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? यस या नो? कई बार अगर जब आप दिमाग से अपने स्ट्रेस फ्री हैं, आपको आपके कोर पॉइंट्स आते हैं, ट्राई टू मेक अ डायग्राम कि भाई, और पता है इसको अलग से हाईलाइट करके आओ कि भाई एमएसएमईज कैन आल्सो रिजल्ट इनटू ग्रेटर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, हाउ? थ्रू दिस डायग्राम। एग्जामिनर को जरूर लगेगा कि यार बंदे ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचा है। ये पर तब करना है सर जब आपके बेसिक पॉइंट्स आपके कमांड पे हैं, आपकी टिप्स पे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास ये डेटा और ये पॉइंट्स आपके पास नहीं है तो सर क्या आप ये लिख के आ सकते हो? नहीं लिख के आ सकते, आपको सारा दिमाग तो इन्हीं को लिखने में चला जाएगा। yes या no? So when you have your standard points ready for topics that have the highest probability, अब आप मुझे बताओ क्या मैं हर टॉपिक में आपको इतना डेटा फीड करता हूं? ठीक है, हाँ जी वंशिक, आप गवर्नमेंट डेटा लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू पीआई भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं ना? पर जहां पर क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं, एटलीस्ट उन टॉपिक्स में तो हम अपने आप को एक लेवल अप लेके जाए ना। एमएसएमई पे आपको क्या लगता है, जो बच्चा भी मेंस दे रहा है वो कुछ ना कुछ तो लिख के आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लिख के ना आए। तो आपके पास उससे एक लेवल ऊपर की चीज होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर या फिर जीएलओएफ के ऊपर बच्चा लिख ही ना पाए, तो अगर आप वहां पर नॉर्मल भी लिख के आ पा रहे हो, ठीक है, तो भाई वो भी अच्छा है। लेकिन जो टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस ज्यादा हैं, वहां पर सर आपको आपका गेम एकदम अच्छे लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। सो सर ये हो गई आपकी सिग्निफिकेंस, ठीक है भैया। सिग्निफिकेंस में आपने बढ़िया तरीके से हमको ये बता दिया कि यार हाँ कहां पर क्या डेटा है। अब आप लोग मेरे साथ ये बना लीजिए, एक लो जी, एक बना लेते हैं बढ़िया सा रेक्टेंगल। क्या बोलते हो, एमएसएमई का अगर स्वॉट एनालिसिस कर दिया जाए तो एग्जाम में काम आएगा कि नहीं आएगा? आपके पास सारी चीजें हैं, यू हैव द स्ट्रेंथ, you have the weakness, you have the opportunities and you have the threats। हाँ जी, अब आपको मैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं दिए हैं तो आई एम गिविंग यू 2.5 मिनट्स, 2.5 मिनट में आपको दे रहा हूं। आपको पता है कैसे सोचना है? ऐसे सोचो कि आपके बाजू में जो परचून की दुकान है या कोई छोटा सा दुकान है, आपके लोकल एरिया में कोई गारमेंट शॉप है, ठीक है, या आपके लोकल एरिया के अंदर फॉर एग्जांपल कोई हार्डवेयर की दुकान है, ठीक है, मतलब या फिर कोई कैसी भी जो लोकल एक तरीके से इकोनॉमी होती है वैसी दुकान है। सोच के देखो उसके पास आज के टाइम में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या थ्रेट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज है। जस्ट थिंक अबाउट कि हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारी छोटी छोटी बिजनेसेस हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया या आपको मेंस में लिखने को आ गया, आप पढ़ के नहीं गए हो, 2.5 मिनट लो और कोशिश करो कि दो दो तीन तीन पॉइंट सबके बारे में सोचो और बिना नोट्स को देखे सोचो।
2.5 मिनट लो, सोचो, दिमाग में जो आ रहा है रफली जॉट डाउन करो, जो आपके दिमाग आपको बोल रहा है कि हाँ क्या हो सकता है। पुट योर प्रेशर, इधर प्रेशर डालो। जो मैं हमेशा बोलता हूं, जिम में जाके जब आप मसल को ट्रेन करते हो तभी आप अपना वेट उठाना बढ़ा पाते हो। सिमिलरली जितना ज्यादा आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे उतना आप मेंस में जल्दी पॉइंट्स क्रिएट कर पाएंगे। ये भी एक तरीके का मेंटल जिम है जो आप कर रहे हो। सोचो, 5 पॉइंट सोचो, 5 4 2 कितने भी सोचो। लिखो, आप लोग अपना 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 लिखो, चैट में मत लिखो, कोई बात नहीं, आप आराम से सोचो, ठीक है। अमीश तो एकदम क्रेजी पॉइंट लेके आए हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन इसका अमीश, प्रॉब्लम ऑफ ड्वार्फिज्म का? वॉलमेटाइजेशन, ओ माय गॉड, माइक्रो ही रह जाती है। वो तो डेटा प्रूफ कर रहा है ना अमीश, 99% तो आपकी वही है, ठीक है। मैकडोनलाइजेशन, अब भाई अब तो तुम रहने दो, अब तो तुम आइजेशन पे ही आ गए। चलो एनीवेज, आप मुझे बताओ, आपको ना सोचना कैसे होता है, क्या स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सब अगर आप ध्यान से सोचोगे, अगर स्ट्रेंथ की बात करें सर, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आपके पास बहुत बढ़िया मार्केट है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो यह है कि इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है फॉर द एमएसएमई सेक्टर टू फ्लरिश। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, हर बंदों को बेचने के लिए मार्केट है। भाई यूपीएससी के अंदर अगर आप एक छोटा इंस्टीट्यूट भी खोल लेते हैं ना, देश के किसी भी कोने में इतनी डिमांड है कि सर वो भी चलता है। दिल्ली के जो 5 टॉप इंस्टीट्यूट है ना सर, वो तो छोड़ दो, आज के टाइम में यूपीएससी के अंदर हर स्टेट में एक ना एक, 2 या 3 अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो काम कर रहे हैं। यस या नो, आपने सुना होगा। आप में से कई लोग मुझे बताते हैं कि सर हमने हमारे लोकल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया। तो देयर इज अ इनफ मार्केट, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। अब लो एंट्री बैरियर, आप मुझे बताओ, क्या एमएसएमई का बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत बड़ी कैपिटल लगती है, बहुत ज्यादा टेक लगता है, बहुत ज्यादा स्किल लगता है? नहीं, एंट्री बैरियर कम है, यू कैन इजिली स्टार्ट इट, ठीक है। मतलब लो कैपिटल है, लो टेक है, यू कैन इजिली स्टार्ट इट। सो एक बार को स्टार्ट करना आसान है, ठीक है। तीसरा, सर एक बात बताओ, इंडिया के अंदर जो आपका सेमी स्किल्ड लेबर है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है, अरे भाई मच्छर आ गया, वो अवेलेबल है, और उसी को तो हम जॉब देना चाह रहे हैं। यस या नो? अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तभी तो हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इतने सारे जीआई टैग्स, वी हैव वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि लिमिटेड हमारे पास, हमारे वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कि आपके एसकेयूज कितने हैं, बिजनेस पूछता है, ठीक है। तो हमारे पास बेचने के लिए प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारी एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बतेरी पॉलिसीज बना रखी हैं फॉर द एमएसएमईज, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आपका मार्केट, एंट्री बैरियर कम है, लेबर अवेलेबिलिटी है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। ये सर आपके 5 स्ट्रेंथ्स हैं जो आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वीकनेसेस क्या है सर? सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक आपकी जो वीकनेस है वो है आपकी एमएसएमईज की लो कंपेटिटिवनेस। दे आर नॉट कंपेटिटिव, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है सर। क्यों कम है? इसका डेटा है, हमारी जो है इंडिया की 18% है, जो ओईसीडी कंट्रीज में एमएसएमईज हैं उनका अप्रोक्सीमेटली 45% प्लस है, ओईसीडी कंट्रीज के एमएसएमईज की। तो हमारी जो एमएसएमईज हैं सर, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, वो कंपीट नहीं कर पाती, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एमएसएमईज का, क्रेडिट क्रंच।
एमएसएमईज के पास पैसा और लिक्विडिटी नहीं है। यहां पर आप इनफैक्ट ये भी लिख सकते हो कि सर आपके पास क्रेडिट भी नहीं है और लिक्विडिटी भी नहीं है। और इस बात को याद रखना क्योंकि अभी आगे और काम आएगा। क्रेडिट एंड लिक्विडिटी क्रंच, ठीक है। अच्छा, अगर आप सिडबी का डेटा देखें, सिडबी का, तो कितना क्रंच है? अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख करोड़, सीआर, 25 to 30 लाख करोड़ का हमारे पास अभी भी गैप है क्रेडिट में, एज पर सिडबी। इतना क्रेडिट और जाना चाहिए एमएसएमईज के पास, लेकिन नहीं जा रहा है। तो ये है सर आपका क्रेडिट एंड लिक्विडिटी क्रंच। अच्छा, तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है विच इज डिलेड पेमेंट्स। क्या होता है, एमएसएमईज क्रेडिट पे काम करती हैं। आप समझते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को सामान दे दिया, आपको सर्विस दे दी, और अब क्या होगा, आपको मैंने जो सर्विस दी है, आप मुझे पैसा दोगे भाई 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, क्रेडिट पीरियड चलता है। इस बात को समझते हो? तभी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी, तो डिलेड पेमेंट एक बहुत बड़ा इशू है सर, जो आप एमएसएमई में फेस करते हो कि आप सर्विस दे देते हो, प्रोडक्ट्स दे देते हो, लेकिन पेमेंट बाद में आती है। तो मेजॉरिटी जो एमएसएमईज हैं वो पेमेंट इशू फेस करती हैं। अब इसका हमारे पास अगर कोई डेटा है तो आप देख सकते हो कि एक ना समाधान पोर्टल है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा, वहां पर आप देखोगे 31,000 करोड़ का आपको दिखेगा कि भाई क्लेम्स हैं जो पेंडिंग है। 31,000 करोड़ पेंडिंग एज पर दी समाधान पोर्टल। समाधान, ठीक है। अच्छा, फिर चौथा, एक सबसे कॉमन पॉइंट जो हमारा सिर्फ आपका माइक्रो एमएसएमई का नहीं, आपका ऑलमोस्ट हर इंडिया की बिजनेस का प्रॉब्लम है। कोई भी इंडिया में बिजनेस कर रहा है, दे आर फेसिंग ईज ऑफ डूइंग का बिजनेस का प्रॉब्लम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये लैकिंग है, ठीक है। और पांचवा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। सर जो हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, एक तो बेचारी सस्टेनेबिलिटी से सफर करती हैं क्योंकि ऑलरेडी इतने दुख में हैं। उनको आप बोलो कि आप कार्बन नॉर्म्स को मीट करो, आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करो, आप भाई रिन्यूएबल्स को यूज करो, वो सब तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। इंक्लूसिविटी, जेंडर गैप है, विमेन, अगेन विमेन का वहां पर आप देखोगे कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी जो विमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, कोलेटरल नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम है। इनफॉर्मलाइजेशन बिल्कुल एक इशू है, आदित्य ने सही बोला, आप वो भी लिख सकते हो। मैं 5-5 पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, अगर आप और कुछ लिखना, रेड टेपिज्म ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आ गया, ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन अपने आप में बिल्कुल एक अच्छा आप लिख सकते हो कि प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी गैप कहीं ना कहीं आपका कंपेटिटिवनेस में आ गया। लैक ऑफ नॉलेज कॉम्पिटिटिवनेस का एक पार्ट है। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब ही ये है कि आपके पास नॉलेज, अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो कंपेटिटिवनेस आप उसको एक पॉइंट में समराइज कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो ऑब्वियसली और चीजें भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर अपॉर्चुनिटीज क्या है सर? अपॉर्चुनिटीज सोच के देखो, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज इंडिया इज हैविंग राइट नाउ? क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास व्हेन इट कम्स टू एमएसएमईज? सबसे पहले हमारा डीपीआई, और अब तो इनफैक्ट आपका जो हम बोल रहे हैं एआई डीपीआई। इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, चाहे आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, चाहे आपका आधार हो, चाहे आपका एआई हो। नाउ वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन आवर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना हमारा डीपीआई स्ट्रांग होगा उतना हमारे एमएसएमईज को फायदा होगा। फिर एक चीज मैं आपको GS2 में पढ़ाऊंगा, चाइना +1। वर्ल्ड में सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। लोग चाइना से हटकर अब आ रहे हैं एक और कंट्री में। वो चाह रहे हैं कि भाई चाइना के साथ में हमारा जो सप्लाई चेन है वो किसी एक कंट्री में और हो। तो ये इंडिया के लिए और इंडिया की एमएसएमईज के लिए एक बहुत ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है।
ठीक है। फिर ग्रोइंग डिमांड, ग्रोइंग इंटरनेशनल डिमांड एक्चुअली फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, जहां पर एमएसएमईज अपना काम बढ़िया बता सकती हैं, ठीक है। वो हमारा एक बहुत बढ़िया हमारा एक वो है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अच्छा यार, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इनाक्षी, युवराज, वो हमारी स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी नहीं बोल सकते, मतलब बोल भी सकते हैं, देखो इतना हार्ड डिस्टिंक्शन नहीं है, बट आई थिंक इट इज फिटिंग मोर इन द स्ट्रेंथ पार्ट, कि वो हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास इतना बढ़िया लेबर अवेलेबल है, इतना अच्छा हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो वो चीजें जो आगे आने वाले टाइम पे हमारे को फायदा दे सकती हैं। तो एक कि हमारा डीपीआई और स्ट्रांग हो रहा है, एआई डीपीआई की हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर में, तो वो लिंक कर दिया। हम सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो चाइना +1। हमारा इंटरनेशनल डिमांड बढ़ रही है ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, तो वो अब बढ़ रहा है। रितिका, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वो सारा आपका डिजिटल इंफ्रा है जिसपे गवर्नमेंट आपको इन्वेस्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आधार बनाया गवर्नमेंट ने, तो एक डिजिटल इंफ्रा है ना, तो उससे क्या हुआ, आपका भाई बैंक्स को, फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत हेल्प मिली। अब अगर आप एआई डीपीआई करोगे, आपने क्या बनाया, यूपीआई बनाया। अब यूपीआई से आप सोच के देखो रितिका, यूपीआई है तो आप कहीं पर भी जाके अपना पेटीएम कर देती हो। जो आपका छोटे से छोटा दुकान वाला है, उसको कैश मैनेजमेंट नहीं करना पड़ रहा, उसके बैंक में सीधा पैसा आ रहा है, क्योंकि आपका जो जैम ट्रिनिटी थी उससे उसका आपने खाता खोल दिया, ठीक है। प्लस आपने यूपीआई ले आए, तो यूपीआई से उसके पास पेमेंट आ गई। तो ये अब आप एआई डीपीआई कर रहे हो, अगर एमएसएमईज को फ्री एआई का एक्सेस मिलेगा तो वो अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन ला सकते हैं, प्रोडक्ट्स को बेटर बना सकते हैं, जो आपका डेटा आएगा उससे अच्छा आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो डीपीआई, स्पेसिफिकली एआई, इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एमएसएमई इंडस्ट्री। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोइंग इंटरनेशनल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स, देन डिमांड बढ़ रही है पर मार्केट एक्सेस भी तो चाहिए। हाँ जी, मार्केट एक्सेस इंडिया कैसे ला रहा है, हमारे ग्रोइंग, कौन बोलेगा क्या है ग्रोइंग कैसे भी, बहुत बढ़िया, एफटीएज, ठीक है। एंड जो आपका राइज ऑफ ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स, इसमें भी आप ओएनडीसी को कोट करके आ सकते हो। ओएनडीसी जैसे कि अगर आप ब्लिंकिट जैसा, जोमैटो जैसा बिजनेस करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स का, तो आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बिल्ड नहीं करना, गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करके दे रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीआई है, तो यूपीआई में पेटीएम भी है, गूगल पे भी है। तो अगर ओएनडीसी है तो ओएनडीसी के थ्रू मल्टीपल स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस कैन डू ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है। तो आपका राइज ऑफ ई कॉमर्स एक अपने आप में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, आप और भी लिख सकते हो, बट टू रिमेंबर, देखो जब मैं आपको ब्रेनस्टॉर्म करने को बोलता हूं तब आप ब्रेनस्टॉर्म करो। अब जब मैं आपको अच्छे 5 पॉइंट याद करवा रहा हूं, तो फोकस कि मैं अभी जो भैया बता रहे हैं ना, इसको अभी याद कर लो, ताकि मुझे एक बार और रिवाइज करना पड़े और मेरा काम हो जाए। इस टाइम मेरी बात पे ध्यान ना देके मैं चैट में एक एक्स्ट्रा बात क्या बोल दूं, अब उस पे फोकस मत करो। मैंने आपको 2.5-3 मिनट दिए थे अपनी क्रिएटिविटी को लगाने के लिए, बट नाउ योर फोकस शुड बी ऑन मेमोराइजिंग वॉट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू। एम आई क्लियर? हाँ जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि सर थ्रेट्स क्या है, चीप इनपुट्स आर ऑलवेज अ थ्रेट। उससे हमारे एमएसएमईज कंपीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो चीप इंपोर्ट्स हैं, वो अपने आप में एक थ्रेट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आपका ग्लोबल वॉलेटाइल, ग्लोबल वॉलेटिलिटी, स्पेसिफिकली जो आपका सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, राइजिंग ऑयल कॉस्ट, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे त्रिशा ने लिखा डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, आप लोग बताओ क्या डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी हमारे एक्सपोर्ट्स को हार्म करेगा? समझे बेटा त्रिशा,
अगर आपका रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपोर्ट्स को एक्चुअली फायदा होगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा ग्लोबली, है ना। तो इसीलिए अगर आप ये लिखोगे कि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी काइंड ऑफ अफेक्ट्स द एमएसएमईज, तो नो, ठीक है, वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। हाँ, जो आपके प्राइस राइज कर रही हैं, इसका बेटर वर्ड क्या है? अगर ग्लोबली प्राइस राइज करता है जिससे हमारा जो एमएसएमई है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, जिससे आपको प्रोडक्ट महंगा मिलता है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, वो एक थ्रेट है टू द एमएसएमई सेक्टर। तीसरा, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अपने आप में सर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके एमएसएमईज को अफेक्ट कर रहा है। एक तो उनके ऊपर प्रेशर है कि उनको भाई क्लाइमेट फ्रेंडली होना है, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ऊपर से एमएसएमईज जो काम कर रही हैं, जो रिमोट एरियाज में हैं, अगर कोई क्लाइमेट क्राइसिस आता है तो भाई डायरेक्टली सबसे पहले एमएसएमईज के बिजनेस को वो हार्म करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल दे सकते हो अस्मिता। ठीक है, तो आपका ग्लोबल वॉलेटिलिटी में आ गया ना सुजल। सुजल, एक ही बात को कितनी बार लिखते हो तुम? पहले भी तुम वही लिख रहे थे, और कल तुमने आई थिंक मानकी मैम से भी डांट खाई है। हाँ भाई सुजल, खा के आए हो कि नहीं आए? मैम तो बता रही थी कि तुमने डांट खाई है, यहाँ नो लिख रहे हो। चलो, रैपिड ऑटोमेशन। भाई अगर एआई एक अपॉर्चुनिटी है तो वो एक थ्रेट भी तो है कि नहीं? टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट, आदित्य ने और भारी वर्ड यूज कर दिया, है ना। और पांचवा कि सर आपका जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो भी अपने आप में आपका एक थ्रेट है। कि रिसेशन हो जाए, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाए, चाहे ग्लोबली आए, इट काइंड ऑफ अफेक्ट्स योर एमएसएमईज। ठीक है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको भी आप लिख सकते हो कि भाई आप बहुत ज्यादा जो फॉरेन कंपटीशन आ रहा है, आप उनके लिए जो एफटीए आप कर रहे हो उनसे उनको भी तो फायदा मिल रहा है जो आपके इंपोर्ट्स हो रहे हैं, तो दे ऑल्सो पोज अ थ्रेट टू योर एमएसएमईज। ठीक है, तो ये सर आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट हो गए जो आपके पास 5-5 पॉइंट में अपने दिमाग में फिट होने चाहिए कि हाँ जी हम अपने एमएसएमई इकोसिस्टम में ये कर देंगे। तो इसको अगर हम यहां लिख दें कि भाई स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, एमएसएमईज का। अब हमने हर चीज समझ ली कि भाई क्लासिफिकेशन कैसे है, सिग्निफिकेंस कैसे है, क्या चीजें हैं। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन कि इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एंड दैट माय फ्रेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अब इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इसको एक ऑर्डर में याद करेंगे ताकि अभी आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको बाद में टेंशन लेनी ना पड़े। देखो, एक तो आपका अम्ब्रेला लेजिस्लेशन होता है, यस या नो, जो पूरे के पूरे पूरे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं गवर्न करता है। वो है सर आपका एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, ये है सर आपका अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं गवर्न करता है। यही आपको क्लासिफिकेशन बताता है, और बहुत सारे रूल्स, प्रोसीजर, सारी चीजें आपकी एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में आती हैं। तो सबसे पहले तो आपका हो गया सर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है जी, अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल, इसको हम और लिख सकते हैं 2006। चलो, अब सबसे पहली प्रॉब्लम एमएसएमई में क्या थी, जो सबसे कोर प्रॉब्लम थी सर, क्या थी? 4.1, दैट इज लो कंपेटिटिवनेस। हाँ जी, यस या नो? सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सोच के देखो, हम कैसे अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं। व्हेन, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हेन वी हैव इनोवेशन प्लस टेक्नोलॉजी, यस या नो,
जब इनोवेशन और टेक होगा तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। अच्छा, जब सर क्लस्टर होगा, क्लस्टर, कलर्स अलग करते हैं ताकि आपको बेटर रहे, ऐसे याद नहीं रहेगा। सबसे पहले सर इनोवेशन प्लस टेक, ठीक है। दूसरा सर, अगर क्लस्टर में काम करेंगे यानी कि पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज होगा, अलग अलग जो एमएसएमईज हैं अगर वो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगी, उन्हें शेयर्ड फैसिलिटीज मिलेंगी, तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, वो एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा, जब आप टैलेंट मोबिलाइज करोगे, जब आप टैलेंट मोबिलाइज करोगे, यस या नो, टैलेंट। अच्छा, उसके अलावा सर हम इसमें क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, और सोचो, इतने हम कोई और अच्छा कलर ढूंढते हैं, ठीक है। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप को, एंटरप्राइज को प्रमोट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ये आप जब करेंगे, अब आपको ऐसे याद करना है कि सर इनोवेशन के लिए आपके पास है एमएसएमई चैंपियन स्कीम, चैंपियंस स्कीम। सर ये जो स्कीम है इसके 3 गोल हैं, एमएसएमईज को इनोवेट करना, सस्टेनेबल बनाना, और सर आपको कंपेटिटिव बनाना। इसके 3 पिलर हैं, आपको बस ऐसे ही याद करना है कि एमएसएमई चैंपियन स्कीम है और उसका गोल है इनोवेट, सस्टेनेबल और कंपेटिटिव, ठीक है। ये है आपका पहला एमएसएमई चैंपियन स्कीम जो आपकी इनोवेशन को ड्राइव कर रही है, ठीक है। उसके बाद सर आपकी एक स्कीम है टेक्नोलॉजी, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, टेक्नोलॉजी सेंटर्स एंड एक्सटेंशन सेंटर्स, यानी कि इन शॉर्ट टीसीईसी स्कीम। टीसीईसी स्कीम, इसमें आपके 18 जो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं वो वो रेडी हैं, मतलब दे आर फंक्शनिंग, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी सेंटर है तो सर वो क्या काम करेगा, आप सोच के बताओ। टेक्नोलॉजी सेंटर बेसिकली जो एमएसएमईज हैं उनको जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज हैं इनोवेशन करने में, अगर उनको किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए तो वो प्रोवाइड करने में ये आपके अक्रॉस इंडिया सेंटर्स हैं जो हेल्प करेंगे। 18 आपके रेडी हैं प्लस 20 आपके और बन रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स एंड एक्सटेंशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी सेंटर, एक्सटेंशन सेंटर्स, एक्सटेंशन सेंटर्स जो एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ऐसा आपने कुछ एग्रीकल्चर में भी देखा होगा, ठीक है। तो टीसीईसी स्कीम है जो आपकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे फोकस कर रही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा सर, वरना तो ये आएगा ही नहीं, है कि नहीं। ओहो, रुको, ठीक है जी। अच्छा, अब सर हम बात करते हैं क्लस्टर की, कि क्लस्टर के लिए क्या करा जा रहा है, ठीक है। क्लस्टर के लिए सर आपको 2 स्कीमें याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप याद रख लो स्फ्रुति, SFURTI, फुल फॉर्म आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। बेसिकली स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो ये भी बेसिकली फोकस इसी पे कर रही है कि आपकी क्लस्टर बेस्ड फंडिंग हो, क्लस्टर बेसिस पर आप लोगों को फैसिलिटीज मिले जिससे कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको पूल कर पाए, ठीक है। बेसिकली ये ट्रेडिशनल आर्टिशियंस को, यहां नीचे मैंने लिखा भी है, मैं वहीं से दिखा देता हूं आपको, ये लो, ये रहा सर, ये लो, जो आपके ट्रेडिशनल आर्टिजियंस हैं उनको क्लस्टर में लाती है और उनकी कंपिटिटिवनेस को इंप्रूव करती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है सर वो है आपका स्फूर्ति के साथ में है आपका, ये इसको ऐसे याद रख लो आप सिंपली, MSE
यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल के लिए CDP, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज बेसिकली फोकस्ड क्लस्टर का, हाँ साथ में लाना, बिल्कुल रुपेंद्र, ठीक है। तो ये हो गया सर आपका MSE CDP, ठीक है। अब अगर आपको बात करना है टैलेंट पे, तो टैलेंट पे आप एक स्कीम याद रख सकते हो जो आपको याद रखनी है, दैट इज PM विश्वकर्मा, विश्वकर्मा स्कीम। इस पर आप फोकस कर सकते हो, जो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती है, टैलेंट मोबिलाइजेशन पे फोकस करती है। और सर आपका जो ये है एंटरप्राइज, इसमें आप याद रख सकते हो एस्पायर स्कीम। कौन सी स्कीम? एस्पायर स्कीम। इसी के साथ में आप एक और याद कर लो, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। PMEGP, PMEGP। तो सर ये है आपकी वो सारी स्कीम्स जो अल्टीमेटली आपको हेल्प किस चीज में कर रही हैं, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। MSME चैंपियन स्कीम, TCEC स्कीम, स्फूर्ति, माइक्रो स्मॉल के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट, PM विश्वकर्मा जो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करेगी, एस्पायर स्कीम और PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो सर ये हो गई आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करने के लिए जो स्कीम्स हैं, ठीक है। ठीक है सर, ये याद हो गया। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, और इसीलिए आकांक्षा थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं बेटा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी सर? हमारी थी क्रेडिट, कि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नहीं है। क्रेडिट प्लस लिक्विडिटी, क्रेडिट प्लस लिक्विडिटी, ये दो प्रॉब्लम्स हैं सर जो आप फेस करते हो। अब आप बताओ कि इसके लिए हमने क्या किया है। अब इसके लिए आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहले सर आप याद रखो इसमें क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। अभी मैं समझाता हूं ये क्या है। क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, जिसको आप बोल सकते हो कैम, बेसिकली दिस इज योर पूरा का पूरा एक डिजिटल सिस्टम है, जहां से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग फटाफट किसी भी MSME की क्रेडिट वर्दीनेस को असेस कर सकते हो कि क्या ये MSME को लोन मिलना चाहिए कि नहीं। वो प्रोसेस को ये मॉडल फास्ट ट्रैक करता है, जिससे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट आपका बढ़ जाता है, फास्टर आपको क्रेडिट मिलता है, ठीक है। उसके बाद सर आप याद क्या रख सकते हो, आपकी ऑब्वियसली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसमें आपको मालूम है जो आपके बैंक्स हैं उनको MSMEs को लेंड करना होता है, तो आपका PSL, ठीक है। उसके बाद सर जो चीज आपको याद रखनी है, दैट इज अ क्रेडिट गारंटी, गारंटी स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब ये क्या होता है सर क्रेडिट गारंटी स्कीम, और इसको आप देख ब्रैकेट में लिख दो कि सिडबी गवर्नमेंट के साथ मिलकर करती है, कि अगर मैंने 100 रुपए का लोन लिया तो सिडबी मेरे बिहाफ पर बैंक को गारंटी देगा कि अगर विभू गौर ने वो लोन वापस नहीं दिया तो मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मैं एक माइक्रो एंटरप्राइज अगर बना रहा हूं, तो हो सकता है क्रेडिट लेने के लिए मेरे पास उस तरह का क्या ना हो, कोलेटरल ना हो। तो ऐसे में क्रेडिट गारंटी स्कीम बहुत हेल्प करती है MSMEs को किस चीज में, लोन एक्सेस करने में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर आपके पास एक है सेल्फ, इसको खैर आप छोड़ो, सेल्फ रिलायंट फंड है, अगर आपको लिखना हो लिख सकते हो, पर चलो लिख ही लो, सेल्फ रिलायंट फंड, जिसमें आप बेसिकली इक्विटी सपोर्ट देते हो, ये याद रखना, इक्विटी सपोर्ट, ठीक है। और ये 50,000 करोड़ का है, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके जो आपके MSMEs हैं उनको आप इक्विटी फंडिंग दे रहे हो, यानी कि थोड़ा स्टेक भी ले रहे हो, लेकिन उनको इक्विटी फंडिंग दे रहे हो। इसी के साथ में आप एक चीज और याद रखो, विच इज योर ट्रेड्स पोर्टल, ट्रेड्स पोर्टल। अब ट्रेड्स पोर्टल क्या है? देखो, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं यानी कि मैंने किसी को सामान बेचा, ठीक है, मेरे को ट्रेड रिसीवेबल मिल गया कि यार मुझे अब पैसे मिलेंगे एक एक्स डेट पर, ठीक है। अब अगर मुझे अभी पैसे चाहिए तो मैं इस
अपने ट्रेड रिसीवेबल को जाकर इस पोर्टल पे फाइनेंस कर सकता हूं कि यार एक काम करो, मेरे को 100 रुपए मिलने थे, आप एक काम करो ये ले लो मेरा, मुझे अभी 90 दे दो, जब वो 100 मिलने हैं गवर्नमेंट वो आप रख लेना। तो आप बेसिकली डिस्काउंटिंग कर रहे हो एक तरीके से, ट्रेड रिसीवेबल्स की डिस्काउंटिंग। समझ आया कि यार अगर मुझे मालूम है मुझे 10 दिन बाद 100 रुपए मिलने हैं लेकिन मुझे आज पैसे चाहिए, तो मैं जाऊंगा और मैं बोलूंगा ये आप प्लीज ले लो, आप 10 दिन बाद पैसे ले लेना लेकिन मुझे आज 90 रुपए दे दो। तो जो बंदा ये डिस्काउंटिंग कर रहा है उसको 10 रुपए का फायदा हो गया, उसे आज पैसे नहीं चाहिए, उसके पास पैसे हैं तो वो मुझे 90 दे देगा, 10 दिन बाद उससे 100 ले लेगा, 10 रुपए का उसका प्रॉफिट। तो इस काम को करने के लिए ये ट्रेड्स पोर्टल है। ठीक है, तो आपका जो क्रेडिट वाला प्रॉब्लम है सर, पेमेंट वाला प्रॉब्लम है, उसमें आप ट्रेड्स पोर्टल और इसको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, अब 4.3 सर जो आता है आपका पेमेंट इशू, जो पेमेंट का इशू है इस पूरे सेक्टर के अंदर, पेमेंट नहीं आती, पेमेंट के ऊपर बड़ी लड़ाई होती है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपके पास है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो एक ओडीआर, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल रेजोल्यूशन, ये मैकेनिज्म बनाया है, ओडीआर मैकेनिज्म, यानी कि दिस इज प्री एजुकेशन, यानी कि फॉर्मल प्रोसेस कंप्लेंट होने से पहले सेल्फ रिलायंट फंड। एक सेकंड, पहले किसी को सेल्फ रिलायंट फंड समझ नहीं आया बेटा, अगर ये ऐसे रुपेंद्र कि गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है कि अगर मैं एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हूं जो कि बिजनेस करना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट ने फंडिंग प्रोवाइड करी है और वहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब ऐसे लोग जो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको मिलाकर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि मैं चाहूं तो उस फंड से फंडिंग ले सकता हूं और उसके अगेंस्ट मुझे इक्विटी देनी पड़ेगी, मुझे इक्विटी फंडिंग मिलेगी। ठीक है, यानी कि मुझे अपनी कंपनी का एक स्टेक देना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्विटी फंडिंग के लिए सेल्फ रिलायंट फंड होता है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर्स देविका जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, दीज आर प्रायोरिटी सेक्टर, वो सेक्टर इकोनॉमी के जहां पर आपको लोन देना चाहिए, जिसकी आप डेवलपमेंट कराना चाह रहे हो। ठीक है, अच्छा, पेमेंट इशू हम डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहले सर क्या है? ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि अगर कोई भसड़ हो रही है पेमेंट में तो सर आप पहले बिना किसी फॉर्मल मैकेनिज्म के जाए पहले ही उसे सेटल कर लो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरह। ठीक है, अच्छा, दूसरा, अगर आपको फॉर्मल जाना है तो एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है समाधान पोर्टल, समाधान पोर्टल। ठीक है, अब समाधान पोर्टल पे सर आप जाएंगे तो आप बेसिकली ऑनलाइन अपने फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। ठीक है, तो ये फाइलिंग के लिए हो गया कि सर आपको प्रॉब्लम हुई, आप इस पोर्टल में गए। ठीक है, उसके बाद सर आपका है तीसरा जो आपका एमएसएमईडी एक्ट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। ये बोलता है कि भाई 45 डेज के अंदर आपका जो डिस्प्यूट है वो रेजोल्यूट होना चाहिए, और जो वो बोलता है कि भाई जो भी बायर है एमएसएमई की अगर पेमेंट है तो विद इन 45 डेज वो होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता तो आप ये जो ऑनलाइन आपने कंप्लेंट करी है ये कहां जाएगी? ये जाएगी आपके माइक एम एस, पूरा ही लिखना पड़ेगा, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज प्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल। ठीक है सर, इसमें जाएगी कंप्लेंट। अगर कोई पेमेंट रिलेटेड इशू हो रहा है तो एमएसएमईडी एक्ट कहता है 45 डेज में पेमेंट हो जानी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो कोई डिले हो रहा है तो आप जाएंगे एमएसईएफसीज में जो अक्रॉस इंडिया आपके बनाए गए हैं और वहां पे आपको आपका सोल्यूशन मिलेगा। तो जो आपकी 3 कोर प्रॉब्लम थी सर, कॉम्पिटिटिवनेस, क्रेडिट और पेमेंट, वो आपको यहां से मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये तो हमने कर लिया सर कि क्या क्या आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। अब अगर हम बात करें 4.4, ठीक है, 4.4 में हम बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो यहां पर आप सिंपली लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए सर बहुत सारे पोर्टल्स बनाए हैं, और आप एग्जांपल दे सकते हो इसमें सबसे पहले उद्यम पोर्टल का, जहां पर एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन होता है सर, फॉर्मलाइजेशन लाने के लिए। उसी के साथ क्या आपने ट्रेड्स देख लिया, आपने एमएसएमई चैंपियन स्कीम देखी थी, तो एमएसएमई चैंपियन पोर्टल हो गया, ठीक है। अच्छा उसी के साथ सर आपका विश्वकर्मा, जो आपने स्कीम देखी थी, तो पीएम विश्वकर्मा पोर्टल हो गया। आप इतने 4 भी लिखाओगे बहुत है, इससे ज्यादा आपको नहीं सोचना, ठीक है सर। फिर आप 4.5 भी लिख सकते हो इसमें। सर 4.5 क्या है? 4.5 में आपको यह लिखना है कि आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हो। इसमें आपको 2 चीजें लिखनी है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के अंदर सर। एक तो आपका ब्रिक्स का एमएसएमई फोरम है, आप इसे लिख के आओ, जहां पर बेसिकली ब्रिक्स के अंदर आप कंट्रीज बात करती हैं कि सर हाँ हम लोग बहुत बढ़िया है, अपना एमएसएमई को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे ब्रिक्स कंट्रीज में आपस में कोलैबोरेशन हो सकता है, ठीक है। अभी तो बताया त्रिशा थ्रेड्स मैंने, रिसीवेबल्स वाला। और एक है आपकी रैंप स्कीम। रैंप स्कीम बेसिकली वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड है, ठीक है, जो आपके इंडिया के एमएसएमईज की कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करना चाह रही है, ठीक है। तो सर ये है आपका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। उसी के साथ में 4.6 आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल स्कीम बना रखी है कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एमएसएमईज हैं उनके लिए एक स्पेशल स्कीम है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। और सर साथ ही में एक चीज और याद कर लो, 4.7 में यहां पर आपके पास जो आपका बजट था, बजट 2026-27, उसने क्या करा, बजट ने सर आपका 2 चीजें करी, ठीक है। एक तो आप याद रखो एसएमई ग्रोथ फंड, स्मॉल और आपका मीडियम एंटरप्राइज के लिए एक ग्रोथ फंड है। सिमिलर कि उनको भाई फंडिंग चाहिए, क्रेडिट चाहिए, तो उसके लिए फंड बनाया है, ठीक है। जो आपने एसआरआई फंड पढ़ा था, सेल्फ रिलायंट फंड, ठीक है, उसका टॉपअप करा है बाय 2000 करोड़, 2K करोड़। वो आपने पढ़ा था ना सेल्फ रिलायंट फंड, उसको आपने क्या करा है, टॉपअप करा है। उसमें और फंडिंग, पहले 10,000 थी गवर्नमेंट की साइड से, अब 12,000 हो गई है, ठीक है। और आपने कॉर्पोरेट मित्राज बनाए हैं। अब ये लोग कौन है? ये बेसिकली टीयर टू एंड टीयर 3 टाउन्स में एमएसएमईज को सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे कि अगर कोई उन्हें दिक्कत आ रही है, कोई कंप्लायंस में दिक्कत आ रही है, तो उसमें हेल्प करेंगे आपके कॉर्पोरेट मित्र। तो सर कॉर्पोरेट मित्र है, ठीक है, और साथ ही में आपके एसएमई ग्रोथ फंड है और आपका एसआरआई फंड है, ठीक है जी। ये है सर आपका जो बजट ने बोला है। उसमें ट्रेड्स में भी उन्होंने बोला, बट उतना आपको याद नहीं करना है, बस इतना बोल दो कि भाई बजट ने आपका एसएमई ग्रोथ फंड, एसआरआई फंड को टॉपअप और कॉर्पोरेट मित्र, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, ये हो गया आपका पूरा का पूरा बजट का। अब उसके बाद एक चीज जो हमको और देखनी है सर, ये सारे काम करने के बाद, वो है कि हम इसमें वे फॉरवर्ड कैसे दे सकते हैं। वे फॉरवर्ड बेटा श्रेया, ये टॉपिक आप एक बात रियलाइज कर रहे हो, मैं इस टॉपिक पे इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं? ये आपके मेंस के नोट्स बन गए। ये करंट अफेयर में तो एमएसएमई को लेके अब एसआरआई पे कुछ आए, ये अम्ब्रेला टॉपिक है ना श्रेया, तो मैंने 1 घंटा लगाया। अगर कोई, अब हैंडीक्राफ्ट को मैं 15-20 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब ये टॉपिक में आपको पूरे साल कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे अब कल को भाई आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आए, चाहे आपको स्फ्रूति आए न्यूज में, चाहे सर आपका ये नंबर चेंज हो, चाहे सर आपको क्लासिफिकेशन में चेंज हो, चाहे सर नई स्कीम आए, आपके पास रेडीमेड पॉइंट्स है हर चीज के लिए, ठीक है। ये है अम्ब्रेला टॉपिक, आपका पूरा मेंस का एमएसएमई का नोट बन गया। अब आपको कहीं नहीं जाना एमएसएमई के लिए, कहीं पर भी नहीं जाना, ठीक है, वे फॉरवर्ड के साथ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाया है। आई नो टाइम लग रहा है, लेकिन यार पढ़ने से कौन डरता है। कम टाइम लगा रहे हो तो आप कंप्लेंट करो कि भैया
कम पढ़ा रहे हो आप, यहां तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, यहां ले आओ वे फॉरवर्ड को। इसके अंदर ना मैंने एक लैडर बनाई है, आपको यही लिखना है वे फॉरवर्ड में। आप कभी भी एमएसएमई पे वे फॉरवर्ड लिखोगे, एमएसएमई लैडर। क्या है लैडर? सर ये क्या है? इसमें स्टेप 1 है गिव देम क्रेडिट, स्टेप 2 मेक देम कंपेटिटिव, ठीक है। 3 प्रोवाइड देम ease of doing business, 4th इसमें देम के आगे क्या नया वर्ड लगाएं? गिव देम क्रेडिट, मेक देम कंपेटिटिव, प्रोवाइड देम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और चलो गिव ही रखो, गिव देम मार्केट एक्सेस, मार्केटों का एक्सेस दो, एंड मेक देम सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव। बहुत बढ़िया। एक ने बोला अलाउ देम, गुड, अलाउ देम, ठीक है। तो सर ये हो गए आपके 5 स्टेप्स, पहले क्रेडिट दो, फिर कंपेटिटिव बनाओ, बिजनेस करने दो, मार्केट एक्सेस दो, और बाद में फिर उनकी सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस पे फोकस करो। अगर आप कभी भी इस पर कंक्लूजन लिख रहे हो एमएसएमई पे, ऑलवेज ट्राई टू कोट SDG 8, 9 एंड 10। इट्स दैट सिंपल। SDG 8, 9, 10 आप लिख सकते हो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और रिड्यूस्ड इन इनइक्वालिटीज। अगर एमएसएमई का डेवलपमेंट होगा तो सर ये जो 8, 9, 10 आपके गोल्स हैं ये आपको आप आराम से अचीव करके रहोगे। ठीक है, तो सर ये हो गया आपका वे फॉरवर्ड। और